नमस्कार आप सभी को, आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में हम पेपर 7 पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, तो वक्त को ना गवाते हुए हम सीधे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपको पता ही होगा पैटर्न क्या है पेपर 7 का, तो वो मैं समझाऊंगा नहीं, बाकी आप उसको देख सकते हैं सिलेबस उठा के। बाकी हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो क्वेश्चन नंबर है वो मार्क्स है 2 नंबर के हैं और इनका जो वर्ड लिमिट है कितना है 30 वर्ड्स है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें बताना है व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ विज्ञान ज्योति स्कीम। विज्ञान ज्योति स्कीम का हमें कोर ऑब्जेक्टिव बताना है। तो इसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले आपको ये बताना होगा कि विज्ञान ज्योति स्कीम कब लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो इसको लॉन्च कब किया गया था, 2019-20 में लॉन्च किया था। किसने किया था, डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया था। तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि टू इंकरेज दी मेरिटियस गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12। तो 9वीं से लेके 12वीं तक की जो बहुत ही मेधावी जो छात्राएं हैं, है ना, उन्हें क्या करना है, उन्हें इंकरेज करना है ताकि वो किस टाइप करियर में अपना किस टाइप के फील्ड में अपना करियर परस्यू करें। स्टेम, स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, फॉर किस लिए, टू ब्रिजिंग द जेंडर गैप इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इस तरह से आप इस तरह का इसका आंसर रहेगा। क्लियर, चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट द यूजफुलनेस ऑफ द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है। किसी भी साल आपका एग्जाम हो, इट डजंट मैटर, आपको जब ये सर्वे आता है जनवरी फरवरी में आता है और आपको इसको करके जाना ही जाना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर है, इसके 3 ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ये है, इट्स प्रोवाइड व्हाट, रिलेबल डेटा ऑन इंस्टीट्यूशंस, एनरोलमेंट, फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, मेजर दी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जेंडर पैरिटी एंड सोशल इंक्लूजन। तीसरा, फॉर्म द बेसिस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। एंड चौथा है, एक्ट एज अ रिसोर्स डेटा फॉर एनआईआरएफ रैंकिंग। आपको पता है एनआईआरएफ रैंकिंग आती है, जो ऑल इंडिया लेवल पे सारे इंस्टीट्यूशन को रैंक किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी में। वहीं पर जेंडर पैरिटी का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनके कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल भी जाके एडमिशन ले रहे, कितना जेंडर गैप कम हुआ है। ठीक, उसे क्या कहेंगे अपन, जेंडर पैरिटी कहेंगे। क्लियर, तो ये आपको क्या थे, कोर ऑब्जेक्टिव थे, ये आपको लिखना था। इसी को हमने हिंदी में भी यहां पर मैंने लिख लिया है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पर है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिड। सिड क्या होता है, स्किल इंडिया डिजिटल हब। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको लिखना है। तो इसमें भी सेम वैसे ही आप स्टार्ट करेंगे कि सिड स्कीम को किसने लॉन्च किया था, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था। तो कौन सी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। कब, 2023 में। हालांकि नाम से क्लियर हो रहा था कि इसको कौन लॉन्च करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसे लॉन्च करेगा। ये क्या है, इज एन इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्किलिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इट ऑफर व्हाट, इट ऑफर दी AI based skill assessment, digital certification, job linkage and training course at one place, realizing the one nation one skill platform vision। तो स्किल जो है, सिट किसकी बात करता है, ये वन नेशन वन स्किल प्लेटफॉर्म की विजन की बात करता है। ठीक है, कि हमारे देश में एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा जहां से सबको क्या मिलेगा, आपको स्किलिंग मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, डिजिटल सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, जॉब लिंकेज भी होगा। ठीक है, और ट्रेनिंग कोर्सेज भी मिलेंगे। कहाँ, सब एक ही जगह पे मिलेंगे। क्लियर, ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अटल इनोवेशन 2.0। 2.0 क्यों पूछा गया, सर सिर्फ अटल इनोवेशन ही पूछ सकता था, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा जो अटल इनोवेशन मिशन है वो न्यूज में बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे अटल इनोवेशन क्या, एक फ्लैगशिप स्कीम है। किसकी है ये फ्लैगशिप स्कीम, आपकी नीति आयोग की है। ठीक है, नीति आयोग। एम 2.0 क्या है, कब से कब तक का है, 2024 से लेके 2028 तक का। इसका बजट कितना रखा गया है, 2750 करोड़ रुपए। इसका प्रोग्राम क्या है, टू स्ट्रेंथन द इंडियाज इनोवेशन सिस्टम। किस लिए अटल इनोवेशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये इनोवेशन की बात करेंगे। फिर अगला क्या होता है, इट इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा, अटल टिंकरिंग लैब्स, startup incubation, linguistic inclusion, international cooperation, setting of innovation hubs in tier 2 and tier
3 सिटीज। अब जैसा कि आपको पता है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर इनोवेशन तो हो ही रहा है, जैसे बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कैलकाटा हो गया, तो यहाँ पर इनोवेशन हो, क्योंकि ये मेट्रो सिटीज है वहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज होती हैं, और जैसे आपका रायपुर हो गया, ठीक है, आपके नॉर्थ ईस्ट के सिटीज हो गई, या फिर आपके जम्मू कश्मीर का जो एरिया हो गया, वहां पर भी इनोवेशन को क्या करना, इंकरेज करना। तो उसके लिए क्या है, अटल इनोवेशन 2.0 को लॉन्च किया गया। किसमें फोकस किया जाएगा, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। इसका बजट कितना, 2750 करोड़ रुपए। क्लियर, तो ये है, तो आपको इस तरीके से इसको लिखना था। ये सेम चीजें यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हुई है। क्लियर, टेंशन मत लीजिए, आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज जाके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि डिफाइन द 2 मेजरेबल कंपोनेंट्स अंडर द नॉलेज डायमेंशन ऑफ एसडीआई। व्हाट इज एसडीआई? एसडीआई इज नथिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई। क्लियर, इसके हमें क्या बताना है, आपको 2 मेजरेबल कंपोनेंट्स बनाने अंडर व्हाट, नॉलेज डायमेंशन। तो एसडीआई के अंदर कितने डायमेंशन होते हैं, टोटल 3 डायमेंशन होते हैं। उसमें से एक डायमेंशन आपका क्या है, नॉलेज डायमेंशन है। क्लियर, तो उसके अंदर हमको बताना क्या मेजरेबल कंपोनेंट है। इसके अंदर 2 मेजरेबल कंपोनेंट है, पहला है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, मैं ये टफ क्वेश्चन है, मैं ही मानते हैं टफ क्वेश्चन है, बिकॉज कोई डायमेंशन के अंदर भी जाके उतना रीड नहीं कर पाता है। इतनी सारी चीजें आप कैसे कर पाएंगे। क्लियर, तो अगर आपसे नहीं बना होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। क्लियर, कि बहुत लोग से ये नहीं बना होगा, ये बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर, तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, द एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज 25 एंड अबव। वहीं पे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, टोटल ईयर ऑफ स्कूलिंग अ चाइल्ड स्कूल एंटर एंड कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव। क्लियर, तो ये आप यहां पर लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट अबाउट द अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। क्लियर, तो यहां पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसको हमें यहां पर बताना है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर दिस स्कीम द सिलेक्टेड गवर्नमेंट स्कूल, जो सिलेक्टेड, इस बात को याद रखिएगा, selected government school in every developed block are upgraded into the model school with English Hindi bilingual medium, smart classes, quality teacher and modern infrastructure, so the rural student receive private school like facilities within the government system। क्लियर, तो यहाँ पर जितने भी जो स्कूल है, जो विलेज एरिया में है, जो रूरल एरियाज में है, वहां पर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उनको हमको अपग्रेड करना है। अपग्रेड किससे करना है आपको, वहां पर हमें इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हमें टीचिंग करनी है। दूसरा, हमें स्मार्ट क्लासेस, जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, तो इसी में जो क्लास लेंगे उसको क्या कहेंगे, स्मार्ट क्लासेस। डिजिटल बोर्ड और आपके जो प्रोजेक्शन होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, इन सब का यूज करते हुए क्वालिटी टीचर्स रखने हैं, जो अच्छे हायर उनकी जो एजुकेशन बहुत अच्छी हो, अच्छे डिग्री पाए हो, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई हो, उनको रखना है। देन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है। क्लियर, तो उससे क्या होगा कि जो रूरल स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी प्राइवेट स्कूल लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो अंडर द गवर्नमेंट सिस्टम, और वहां पर उनको फीस भी कम देनी रहे। तो यही आपको लिखना था, यही आपका आंसर होता। क्लियर, क्योंकि आप देखिए, अब यहाँ पर योजना की बात की गई है, तो योजना तो बहुत बड़ा होता है, उसमें आप बहुत कुछ आप लिख सकते हो, लेकिन भैया आपको तो ये भी देखना है ना कितने मार्क्स में पूछा हुआ है। तो क्या सब कुछ थोड़ी लिख दोगे, तो आपको उसका क्रक्स लिखना रहता है कि मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या है। ठीक है, साथ में यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट में आपको देखिए, आपको एक ही क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 तरीके मैंने इसलिए बताए कि आप वहां पर बजट भी लिख सकते हो, कितना बजट अलोकेट हुआ है, कब लॉन्च हुआ, ये सब भी आप लिख सकते हो। तो आप यहां पर भी उसको लिख सकते हो। क्लियर, तो मैं आपको डिफरेंट वेज बता रहा हूं कैसे आंसर को आप अटेंड कर सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाउ इज पीएम उषा रिलेटेड टू रूषा एंड व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पीएम उषा रूषा से कैसे रिलेटेड है और उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। क्लियर, तो यहां पर देखिए, पीएम उषा इज द रीस्ट्रक्चर वर्जन ऑफ द अर्स्टवाइल रूषा। पहले क्या था, रूषा था, रूषा को ही रीस्ट्रक्चर, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पीएम उषा कर दिया गया। ठीक है, अलाइंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, ग्रांट्स टू स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रांसफॉर्मेशन, quality enhancement and accessibility, equity and digital infrastructure aiming at gross enrollment ratio of 50%। कि हमारा एम क्या है पीएम उषा के अंदर, कि ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो रहे हायर एजुकेशन में कितना हो जाए, 50% हो जाए। कुछ नहीं है, जो रूषा स्कीम थी, है ना,
उसको चेंज करके थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करके उसमें थोड़े से और ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड करके उसे पीएम उषा स्कीम बना दिया गया। क्लियर? तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो यहाँ पर लिखे हैं, क्या है कि ग्रांट्स देना है स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है, क्वालिटी एनहांसमेंट करना है, एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये आपको लिखना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जब भी 2 नंबर में कोई भी स्कीम्स के बारे में आपको लिखने को बोले तो आपको उसका डेट ऑफ लॉन्च, कौन सी मिनिस्ट्री उसको लॉन्च करती है, क्या उसका बजट था, आप ये लिख सकते हैं, साथ में उसका ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप सीधे उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव को वेल डिफाइंड मैनर में आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए इसी कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ राइट द शॉर्ट नोट ऑन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, IIS के बारे में आपको यहां पर लिखना है। क्लियर? चलिए तो देखते हैं यहां पर हम क्या लिख सकते हैं। ये लिखा है द इस्टेब्लिश, कौन से मोड में इस्टेब्लिश हुआ था? PPP। PPP क्या होता है? बहुत सारा न्यूज, बहुत टाइम तक न्यूज में थे, आज भी न्यूज में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में विथ NSDC। NSDC क्या होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑपरेशनल एट कहां? मुंबई। Then Ahmedabad and Kanpur. They provide industry-aligned advanced vocational training with world-class equipment and international partnership like Singapore ITS and equipping your youth with the employable skills। ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अब नेक्स्ट हम सेक्शन में जाएंगे जहां पर जो मार्क्स रहेंगे वो 4 नंबर के रहेंगे और आपकी जो वर्ल्ड लिमिट रहेगी वो टोटल आपकी 60 रहेगी। ठीक है, तो इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज डिस्कस द करंट स्टेटस ऑफ द ड्रॉप आउट रेट्स इन गर्ल्स एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ एंड हाईलाइट द की ट्रेंड्स एंड द इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि आप ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आप करंट अफेयर से नहीं जुड़े रहेंगे तो ये दिक्कत होगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे जो यूट्यूब सेशन चलते हैं, जो लाइव सेशन चलते हैं, इसमें युवाचार पढ़ाया जाता है, आप प्लीज उसको भी ज्वाइन कीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं? इसको मैंने पॉइंट वाइज मैनर में लाया है, क्योंकि आप लिख सकते तो बहुत कुछ, लेकिन आप इसके आसपास भी अगर आपने अपने आंसर को लिखा होगा तो बहुत सही लिखा है। जैसे कि एज पर द UDIC 2022-23 द प्राइमरी लेवल इज 2 to 3% and upper primary level is 5%, but secondary level is 18 to 20%, highest in Bastar, Sarguja, कोरबा डिवीजन। ठीक है, तो मतलब ये बता रहा है कि हमें ग्रॉस कितना गर्ल्स साइड का जो एनरोलमेंट हो रहा था वो कितना ज्यादा है, कितना कहां पर कम है। ठीक है, तो हाईएस्ट रेट इन द ट्राइबल एंड नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट अमॉन्ग द PBT ग्रुप, अर्बन रूरल डिस्पैरिटी, मेन कॉजेस आर दी चाइल्ड मैरिज, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लैक ऑफ सैनिटेशन। इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? Loss of human capital, rise in child marriage, adverse impact on the maternal health, and need to expand सरस्वती साइकिल योजना, KGBV एंड अटल उत्कृष्ट स्कूल। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी लेवल है वहां पर 2 से 3% जो है वहां पर गर्ल्स ड्रॉप आउट है, अपर प्राइमरी में 5% है, और जो सेकेंडरी है वहां पर लेवल कितना है? 18 से 22% है। सबसे ज्यादा कौन से एरिया में है? बस्तर में है, सरगुजा में है और कोरबा डिवीजन में। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा किसमें प्रेवल है? जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, जो PBTG ग्रुप्स हैं, है ना, उसमें ज्यादा ये हो रहा है। और उसका मेन रीजन क्या है कि चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, दूसरा हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बचपन से उन्हें घरेलू घर की जिम्मेदारी दे दी जाती है, और अगला है आपका लैक ऑफ सैनिटेशन। तो ये सब जो चीजें होती हैं इन सबसे हमको नहीं आता कि स्कूल का जो ड्रॉप आउट है वो बढ़ते हुए जा रहा है लड़कियों के बीच में। तो ये पॉइंट्स आपको अपने आंसर में मेंशन करने थे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी 5 फैक्टर पैरामीटर यूज्ड इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF रैंकिंग में कौन कौन से 5 पैरामीटर यूज्ड होते हैं? चलिए यहाँ पर 5 पैरामीटर्स क्या क्या हैं आपके, सीधे हम पैरामीटर्स में आते हैं। 5 पैरामीटर्स हैं आपके, TLR टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा ग्रेजुएशन आउटकम्स एंड चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड पांचवा है आपका परसेप्शन। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं, पैरामीटर्स है जो कि नेशनल NIRF रैंकिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इनका वेटेज लिखा हुआ, जैसे कि टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज का वेटेज कितना है आपका? 30% है। वहीं पर रिसर्च एंड प्रोफेशनल का वेटेज है आपका 30%, और ग्रेजुएशन आउटकम का आपका वेटेज है 20%, और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी का आपका है 10%, और परसेप्शन का है आपका 10%। मान लो कि अगर 100% का, अगर 100 नंबर का आपका हो रहा है
मार्किंग, तो उसमें 30 नंबर आपको जाएंगे पहले पैरामीटर को, फिर दूसरे को भी 30, तीसरे को 20 और बाकी लास्ट के दो को 10-10 नंबर जाएंगे। ठीक है, इन सब 5 पैरामीटर में किसी भी इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग को देखा जाता है। क्लियर? तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको अपने नोट्स में बिल्कुल इस रैंकिंग के जो पैरामीटर्स को जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये साल क्वेश्चन आया है तो अगले साल भी ये रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर है अकाउंट फॉर द रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टैकलिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट, इन व्हाट वे कुड इट बी इंप्रूवमेंट ओवर द अर्लियर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, तो इस सवाल को आपको लिखना था, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी टू टैकल द रूरल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। इट improve upon the earlier national rural employment guarantee program by increasing the guaranteed employment from 100 days to 120, 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया। एम्फेसिस ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन, डिजिटल मॉनिटरिंग, transparency, convergence with the development scheme, and thus it seeks to transform rural employment from welfare measure into the catalyst for sustainable rural development and livelihood security। तो पहले जो हमने मनरेगा चल रहा था उसको बदल के ना वीबीजी रामजी में आ गए, जिसमें मनरेगा में पहले 100 दिन का काम मिलता था, उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया, और साथ में जो बाकी जो वेलफेयर स्कीम चलती हैं, ठीक है ना, जिससे वेलफेयर होता है अपने सोसाइटी के गरीबों का, उसको भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी, है ना, टाइम स्टैम्प्ड फोटोग्राफ लिया जाएगा। क्लियर? तो उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। क्लियर? जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी होता है, डायरेक्ट अकाउंट में ही पैसा आएगा, तो उससे क्या होगा, बीच के जो मिडिल मैन है उनका भी काम खत्म हो जाएगा, जिससे सारा का सारा फायदा किसको पहुंचेगा, उनको, जरूरतमंदों को पहुंचेगा। क्लियर? तो ये चीज आपको लिखना था आंसर में, यही आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, प्लीज आप इसको चेकआउट कीजिएगा प्लीज। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राइट, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल के बारे में आपको बताना था, तो आप यहां पर क्या लिख सकते थे, तो स्वयं पोर्टल कब लॉन्च हुआ था आपका, 2017 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्या है, इंडिया का फ्लैगशिप मॉकस प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑनलाइन कोर्स फॉर क्लास 9 टू पीजी लेवल। की फीचर्स क्या है, 4 कोऑर्डिनेटर मॉडल, यूजीसी आईसीटी रिकॉग्नाइज क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी, तीसरा कोर्सेज बाय एनपीटीएल एंड इग्नू और आईआईटीज एंड एनसीईआरटीज, एंड स्वयं प्रभा क्या है, 32 DTH channel bridging the digital divide, and last is integrated with the academic bank of credits with the NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्रेडिट बैंक की बात की गई थी। क्लियर? जिसमें आपको जितना भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहां पर आप एग्जाम देते हैं, वहां पर आपको जो क्रेडिट्स मिलते हैं वो आपके वहीं पर मेंशन रहेंगे। तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर मिलेगा, जिस नंबर को कोई भी अगर यहीं पर किसी और जगह पे आप जाते हैं, कोई वेरीफाई करना चाहता है, तो उस नंबर को डाल के आपकी क्रेडिट्स को वो वेरीफाई कर सकता है। क्लियर? तो ये चीज की बात की गई थी। इसमें क्या बात किया गया था कि जो आईआईटीज है, एनसीईआरटी है, वो यहाँ पर करिकुलम को डिजाइन करेंगे। यहाँ पर 32 आपने देखा होगा ना, कुछ चैनल्स होते हैं डीटीएच चैनल, जिसमें आईआईटी के प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी में जो पढ़ाते बुक्स लिखते हैं वो प्रोफेसर्स, या फिर आपके वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं, जैसे कि डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं वो टीच करते हैं। और आपको डीटीएच में दिखेगा, टीवी में आप देखेंगे तो लर्निंग प्लेटफॉर्म में, वहाँ पर क्या है, स्वयं प्रभा एक पोर्टल जिसमें 32 डीटीएच चैनल को बनाया गया, जिससे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। क्लियर? यही चीज आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, प्लीज आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, एक्सप्लेन इन डिटेल द नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMS। इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, तो इसी को देखते हैं, इसको कैसे आप लिख सकते थे। चलिए, तो यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स वाइज मैनर में इसलिए दिए हैं क्योंकि इसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, तो अपने तरीके से आप लिखिए, लेकिन मेन पॉइंट्स आपको क्या टच करने थे अपने आंसर में वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्या कि ये कब लॉन्च हुआ था, 2008 में लॉन्च हुआ था। कौन से किसके अंदर लॉन्च हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर लॉन्च हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, अरेस्टिंग द ड्रॉप आउट अमंग द मेरिटेड स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज आफ्टर क्लास 8, इंश्योरिंग द कंटिन्यूअस एजुकेशन इन क्लास
9 to 12। मतलब क्लास 8 के बाद जो लोग ड्रॉप आउट स्कूल छोड़ देते थे, जो अच्छे बच्चे मेधावी छात्र होते थे, उनको रोकना है, नहीं ड्रॉप आउट करने नहीं देना है। और दूसरा इंश्योर करना है कि वो 9वीं से लेकर 12वीं तक की कंटिन्यू एजुकेशन ले। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? फैमिली इनकम 3.5 लाख से कम होनी चाहिए सालाना। दूसरी 55% मार्क्स होना चाहिए क्लास 7th में। और अगर आप ST/SC कैटेगरी से आ रहे हैं तो 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट ओनली फॉर किसके लिए? गवर्नमेंट स्कूल के लिए है, या लोकल बॉडी स्कूल है, या फिर ऐसी स्कूल है जिसको गवर्नमेंट सब्सिडी या एड प्रोवाइड कराती है। अगला क्या? स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट कंडक्टेड बाय द SCRT। जो SCRT होता है, जैसे नेशनल लेवल पे क्या होता है? NCRT होता है, जैसे स्टेट लेवल पे होता है SCRT होता है। उनके द्वारा जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, वहां से बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें पैसा कितना मिलेगा पर स्टूडेंट को? 12,000 रुपए पर ईयर मिलेगा, मतलब 1,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। किसके थ्रू? DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहे। तो ये आपको पॉइंट्स को टच करना था आंसर में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा सवाल शुरू होता है जो 8 मार्क्स के होंगे। इनकी जो शब्द सीमा रहेगी वो कितनी रहेगी? 100 वर्ड्स। ठीक है, 100 वर्ड्स और लिमिट आपकी यहां पर है। क्लियर? तो यहां पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना था। और व्हाट इज द फंडामेंटल चेंजेस इन दी हायर एजुकेशन, क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 25 इज प्रपोज्ड बाय द लेजिस्लेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, रियलाइजिंग द विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 विजन। इसमें क्या क्या डायमेंशन आपको टच करने थे? डायमेंशन यूनिफाइड रेगुलर आर दी HEC रिप्लेसेस दी UGC। जो UGC को कौन रिप्लेस करेगा? HECI रिप्लेस करेगा। AICTE CTE स्टैंडर्ड सेटिंग एंड फंडिंग एक्सेलरेशन। अगला क्या है? रेगुलेशन ऑफ द पिलर्स। ठीक। अगला है मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद है ABC एंड अपार्ट लाइफ लॉन्ग एकेडमी आइडेंटिटी 5 ऑफ द स्टूडेंट। मतलब कि एक बार आपने ले लिया तो यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा? अपार ID दिया जाएगा। अपार ID से क्या होगा कि हम स्टूडेंट को लाइफ लॉन्ग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने कहाँ से पढ़ाई की है, उसका क्रेडिट स्कोर कितना है। अगला है क्या? आपको इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी दिया जाएगा। तीसरा आपका रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब कि जो हमारी जो डोमेस्टिक जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर? जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगी कैंपस और गिफ्ट सिटी में हमें खोला जाएगा। ठीक है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी से IIT मद्रास, उसका कैंपस कहाँ खुला है? दुबई में खुला है। तो हमारा कैंपस भी दुबई में फॉरेन कंट्रीज में खुल रहा है। वैसे ही बाहर के जो कंट्रीज के जो कैंपस हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी एडनबर्ग हो गए, ये सब हो गए, ये सब कहाँ खुल रहे हैं? आपके इंडिया में खुल रहे हैं। अगला क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिजिटल यूनिवर्सिटी। उसके बाद इक्विटी की बात करता है, जेंडर इंक्लूजन फंड, SDG टारगेट्स ऑफ द फंडामेंटल चेंजेस। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको लिखने थे अपने आंसर में। क्लियर? चलिए यही क्वेश्चन आपको हिंदी में, आंसर आपको हिंदी में दिया हुआ है। प्लीज आप इसको देखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है PM सेतु स्कीम के बारे में बताना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताना, इसके उद्देश्य क्या है, और मैटर्स टू अपग्रेड, कैसे आप अपग्रेड करेंगे किसको? ITI को आप कैसे अपग्रेड करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसमें क्या कर सकते थे हम, देखिए तो यहाँ पर पॉइंट्स आप लिख सकते थे। PM सेतु स्कीम क्या है? PM प्रधानमंत्री स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग अपग्रेडेशन फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, मॉडर्नाइजिंग दी 1000 गवर्नमेंट्स ITIs ओवर 5। अगले 5 साल में 1000 जो सरकारी ITI कॉलेजों को क्या करना है? अपग्रेड करना है। इसके अंदर कौन से स्टैंडर्ड अपनाए जाएंगे? इंडस्ट्री 4.0 के स्टैंडर्ड्स अपनाए जाएंगे। और इसके लिए बजट कितना रखा गया है? 60,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का बजट रखा गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला, आउटडेटेड करिकुलम एंड ऑब्सर्ट मशीनरी एंड एग्जिस्टिंग ITIs। अभी क्या है, जो ITI जो भी ITIs कॉलेज उसमें जो मशीनरी अब सिखाई जा रही है वो आउटडेटेड हो गई। अब समय के साथ उसको बदलना है। क्लियर? उसको रिप्लेस करना है। अगला क्या है? इंडस्ट्री मिस अलाइनमेंट एंड लो प्लेसमेंट रेट, मतलब कि अब जो इंडस्ट्री की डिमांड है उस डिमांड से आप पढ़ा नहीं रहे हैं, तो इंडस्ट्री क्यों उन्हें कैंपस सिलेक्शन देगी? तो उन्हें इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ाना है ताकि प्लेसमेंट रेट को हाई कर सके। अगला क्या है? नीड टू हार्नेस इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको हार्नेस कर। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा यंग है पूरे दुनिया में। क्लियर? तो उसे हमें क्या करना है? हार्नेस करना है। अगर आज वो वेस्ट चली जाएगी तो कल के डेट पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल के डेट पे यही जो आज की सबसे यंग जनरेशन है, एक टाइम पे इंडिया भी बहुत ज्यादा ओल्ड कंट्री भी बन जाएगा। क्लियर? तो अभी सही वक्त है हमें इसको हार्नेस करना है। अगला क्या है? स्किल्ड मैन पावर डिमांड फॉर दी मेक इन इंडिया एंड
PLI स्कीम। PLI बहुत अच्छा स्कीम है, आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। किस तरीके से इसको अपग्रेड करेंगे ITI इसको, तो पहला है PPP मोड में, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, एक मेन सेंटर बनाया जाएगा और उसके उसके अलाइन में छोटे छोटे स्मॉल बनाया जाए, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट एरिया हो जाएगा, उसमें एक मेन बड़ा सा ITI बिल्डिंग बनाई जाएगी और वो इन सबको क्या करेंगे, जो छोटे ITIs होते हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एरियाज में सेटअप किए जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर उसको क्या किया जाएगा, वो उनको मैनेज करेगा। क्लियर। फिर आता है करिकुलम अलाइनमेंट किया जाएगा किसके द्वारा, इंडस्ट्री 4.0 के द्वारा, NSQF के द्वारा, ठीक है। इंडस्ट्री 4.0 किसकी बात करता है, AI की बात करता है, रोबोटिक्स की, EV की, ड्रोन की और ग्रीन स्किल्स की। अगला क्या, एडवांस्ड लेबोरेटरीज एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमें उनकी लेबोरेटरी को एडवांस लेवल तक लेके जाना है। उसके बाद क्या करना है, जो ट्रेनर है उनकी रीट्रेनिंग करवानी है। भैया जो आपको ट्रेनिंग, जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं, अगर वही अपडेट नहीं होंगे तो वो अच्छी नॉलेज कैसे पास ऑन कर पाएंगे, तो उन्हें भी क्या करना है, रीट्रेन करवाना है। अगला क्या है, डुअल सिस्टम और ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है। फिर है को फाइनेंसिंग बाय दी एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड दी वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो को फाइनेंसिंग करेंगे इस प्रोजेक्ट को। क्लियर। अगला क्या है, आउटकम बेस्ड फंडिंग, मतलब जितना अच्छा अगर आप काम करेंगे उतनी अच्छी आपको फंडिंग मिलेगी। जैसे कि मान के चलिए कोई स्टेट है, उसने कहा कि हमें 1000 करोड़ रुपीस चाहिए, हमें अपने स्टेट के ITIs के जो कॉलेजेस है उनको अपग्रेड करना है, तो सरकार कहेगी हम आपको 1000 करोड़ तो नहीं देंगे, हम आपको 500 करोड़ करेंगे, आप लगभग 50% जो आपके ITIs कॉलेज है जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स में है उन्हें आप अपग्रेड कीजिए और हमें उसका आउटकम दिखाइए, वहां के बच्चे का स्किल हो पाए कि नहीं हो पाए। अगर वो हो पाएंगे तो हम आपको एडिशनल आपको 1000 करोड़ और दे देंगे। 500 करोड़ तो देने ही थे टोटल, लेकिन हम आपको 500 करोड़ एडिशनल और दे देंगे। क्लियर। तो ऐसे फंडिंग आपको मिलेंगी, तो आउटकम बेस्ड फंडिंग होगा तो ही काम बनेगा। जैसे होता है ना, घर में बोलते हैं फादर कि अगर तुम इतना परसेंटेज लाओगे तो हम तुम्हें साइकिल दे देंगे या लैपटॉप खरीद देंगे। क्लियर। तो वैसे ही सरकार भी कह रही है स्टेट्स को, अगर तुम ऐसा आउटकम लाओगे तो हम तुम्हें और पैसे देंगे। क्लियर। तो ये आपको लिखना था, तो यही आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मेजर फीचर ऑफ द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के मेन फीचर्स आपको क्या बताने थे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते थे, पहला डेवलप बाय दी, कौन इसको डेवलप किया, डेवलप बाय IIT खड़गपुर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NDLI वाज डेडिकेटेड टू नेशन इन 2018 अंडर द MEICT, इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग रेपोजिटरी है, मतलब कि इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी है। इसके मेन फीचर्स क्या है, वास्ट रिपोजिटरी, कितने रिपोजिटरी हैं, 8.5 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। क्या क्या है, बुक्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, थीसिस है, ऑडियो वीडियो और मैन्युस्क्रिप्ट है। मल्टीलिंगुअल, मतलब कि 200 प्लस लैंग्वेजेस में आप कंटेंट को देख सकते हैं, हिंदी और इंडियन अदर इंडियन लैंग्वेजेस में। अगला क्या है, फ्री रजिस्ट्रेशन, कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा, कोई इंडिया कोई भी सिटीजन आके टीचर स्टूडेंट टीचर इसमें लॉगिन करके इसे देख सकता है। अगला क्या, सिंगल विंडो एक्सेस है, मतलब आपको सिंगल विंडो, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म है, वहां से आप एक्सेस करेंगे वहीं से आप सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मल्टीपल चीजें जानने के लिए आपको मल्टीपल लॉगिन करने पड़े, जैसे बुक्स के लिए अलग लॉगिन या ऑडियो वीडियो के लिए अलग लॉगिन, ऐसा नहीं है, एक ही लॉगिन में आपका सारा काम हो जाएगा। फिर मल्टी डिवाइस, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही डिवाइस में उसको हम देख सकते हैं, आप मल्टीपल डिवाइस से लॉगिन कर सकते हैं, ये भी फीचर इसके अंदर दिया हुआ है। अगला क्या, लेवल बेस्ड कंटेंट है, मतलब कैसे स्कूल लेवल के लिए अलग कंटेंट है, रिसर्च लेवल के लिए अलग कंटेंट, तो आप अपने हिसाब से उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। क्लियर, ये भी उसके अंदर फैसिलिटी दी हुई है। फिर आता है डिफरेंशियली एबल लोग के लिए भी यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी फीचर इसमें बिल्ड किया गया है, और इसे स्वयं, जो हमने पढ़ा था स्वयं पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, EPG पाठशाला के साथ भी इसे क्या किया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। क्लियर। तो हमें जितना भी हो सकता है हमें नॉलेज प्रोवाइड करना, उसके लिए भारत सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं ला रही हैं जो कि हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं और जो ट्रेनर हैं उन्हें अपग्रेड करने का काम आएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और का है, क्योंकि नॉलेज सबके पास है और नॉलेज आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, लेकिन सही नॉलेज पाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो उसमें ये हमें हेल्प करेगा। क्लियर, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि दिस ईयर क्या हुआ, जो CGPSC है उसने एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर को ज्यादा टच किया है। तो आप इस बात को मान के चले कि अगर आप अब तैयारी करेंगे पेपर
7 की और पार्ट 3 की, तो आप उसमें उन सेक्टर को ज्यादा ध्यान देंगे जो कि एजुकेशन को ज्यादा इंफेसिस करता है। क्लियर, उनका आप अलग से नोट्स बना लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर, अभी समय है नोट्स बनाने का, क्योंकि एक टाइम के बाद जैसे नवंबर दिसंबर आएगा सिर्फ आप प्री की तैयारी करने लग जाएंगे, फिर नोट्स बनाने का समय नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर पेपर होगा, फिर आप निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसी दुविधा में रहेंगे, फिर निकल जाएगा, फिर इतने में मेंस का पेपर आ जाएगा, तो कुछ टाइम बचेगा ही नहीं। क्लियर, चलिए अगला सवाल है। अब यहां से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसका जो शब्द सीमा कितना है 125 मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मेन फीचर है यहाँ पर जो हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड चैलेंजेस को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, दूसरा है क्रिटिकल एग्जामिनेशन, माफ कीजिएगा ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया और इसमें 175 लिखते हैं। क्लियर, 175। क्लियर, तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को आपको लिखना था, जैसे कि मेन फीचर ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, एंड वहीं पर दूसरा क्या है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ओल्ड असेसमेंट सिस्टम इन कंटेंट ऑफ द परख। तो आपको इस दोनों को आपको लिखना था। तो पहले का आप ये लिख सकते, ये आपको मैंने पूरे पॉइंट्स बना के दे दिए हैं। क्लियर, कि इंडिया हायर एजुकेशन सिस्टम इन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हमारे पास, 45,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और 4.3 करोड़ इनरोलमेंट है। क्लियर, जैसे मैंने आपको कहा ना ऐश, दिस सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। मेन फीचर क्या है, वास्ट एंड डाइवर्स स्ट्रक्चर, 3 टियर सिस्टम, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एनईपी 2020 रिफॉर्म, ग्रॉस एनवायरमेंट टारगेट, डिजिटल इनोवेशन, रिजर्वेशन इंक्लूजन एंड रिसर्च बॉडीज। तो इससे क्या है, मेन फीचर है। चैलेंजेस क्या है इंटरनेशनलाइजेशन के लिए, पुअर ग्लोबल रैंकिंग, हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आती है, हम सबको पता है। दूसरी जो क्यूएस है ना, ये क्यूएस क्या करता है, ये ग्लोबल जो अपने कॉलेजेस होते हैं ना उनकी रैंकिंग देता है, ग्लोबल रैंकिंग देने का ये काम करता है। ठीक है, अगला आता है लो रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, हम जो रिसर्च R&D में बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, फॉरेन स्टूडेंट का रेशियो भी बहुत कम है। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर है, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी है, फ्यू फॉरेन एक्सपर्ट फैकल्टी है, फिर क्रेडिट रिकॉग्निशन भी बहुत असिमेट्री है उसमें, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, जो हमारे अच्छे बच्चे हैं वो फॉरेन चले जा रहे हैं। ठीक है, वीजा और गवर्नमेंट हर्डल्स भी आ रहा है, और हॉस्टल, लैब और लाइब्रेरी की बहुत ही अच्छी सुविधा नहीं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है, इसलिए हमारे देश में जो फॉरेन स्टूडेंट्स है वो ज्यादा नहीं आते। फॉरेन मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका हो गया, आपके लंदन, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, यहाँ के स्टूडेंट नहीं आते हैं ज्यादा। अगर वो आएंगे तो हमारी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और हमारा जो स्तर है एजुकेशन का बहुत ही ऊपर तक जाएगा। क्लियर, फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि हमें जो स्टूडेंट है स्टडी इन इंडिया पोर्टल फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन गिफ्ट, जो हमारी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, जो फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज है वो इंडिया में आके अपनी कैंपसेस खोल रही हैं, जाके जैसे गिफ्ट सिटीज में, गुरुगांव में है ना, बैंगलोर में, यहाँ पर आके जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी वो अपने कैंपसेस खोल रही हैं। तो उससे क्या होगा, अच्छे कैंपसेस आएंगे, तो जो फॉरेन के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पढ़ने आएंगे और हमारे बच्चों को भी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे कि डाइकिंग एंड वोलोंगोंग, ये 2 यूनिवर्सिटी जो कि गिफ्ट सिटी में खुली हैं। अगला क्या है, 2 इन जॉइंट डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, फिर NIRF लीड रिसर्च पुश होना चाहिए, और फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फुल इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, अभी भी अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये आपको लिखने थे, ये पॉइंट्स है जो आपको टच करने थे। ठीक है, अगला आपका आता है, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। एक बार ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आपको PDF मिलेगा और इसको आप देखिएगा। क्लियर, चलिए अगला जो हमारा परख था, परख पोर्टल के बारे में कहा गया था। परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको किसने निकाला था, द नेशनल असेसमेंट सेंटर, अंडर कब स्टाइल 2023 में स्टाइल, अंदर किसके अंडर, NCERT के अंतर्गत। और कौन इसको रिकमेंड किया था, रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके अंदर क्या पॉइंट थे, प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड असेसमेंट सिस्टम में क्या था, हाई स्टेक्स ऑन बोर्ड एग्जाम ज्यादा फोकस करते थे, मेमोरी बेस्ड लर्निंग थी, जो ज्यादा रट पाएगा, जो ज्यादा याद कर पाएगा वही टॉप कर पाएगा, समझने की बात नहीं करते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात नहीं करते थे, वोकेशनल ट्रेनिंग की हम लोग बात नहीं करते थे। फिर आता है इंटर बॉडी डिस्पैरिटी हो रही थी। ठीक है, जैसे कि वेरिंग डिफिकल्टी अक्रॉस, जैसे कि CBSE कहते हैं ना, ICSE मोर टफ देन द CBSE एंड CBSE इज मोर टफ देन द स्टेट बोर्ड्स। क्लियर, तो ऐसा करके जो इंटर बोर्ड होता था उसमें टफनेस जो थी वो ऊपर नीचे थी, उसको बैलेंस करना है। लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, टीचर की भी ट्रेनिंग अच्छी तरह नहीं किया जाता था, जिससे उनकी जो असेसमेंट होती थी उसमें दिक्कत होता था। स्टूडेंट अगर अच्छा टीचर नहीं मिलेगा तो अच्छे स्टूडेंट भी
डेवलप नहीं होंगे। क्लियर? फिर कॉन्फिडेंस क्राइसिस भी है, 21st सेंचुरी की स्किल्स नहीं है। आज भी हम 19वीं सदी के ही हम जो चीजें उन्हीं को पढ़ रहे हैं, हमने अपने टेक्स्ट बुक को अपग्रेड नहीं किया है। आज की दुनिया एआई और एमएल की बात करती है, हाईटेक कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम की बात करती है, तो वो सब हम नहीं पढ़ते हैं। क्लियर? लिमिटेड एडेप्टिव असेसमेंट और डिफरेंशिएबल है, उनके लिए अलग से ज्यादा कोशिश नहीं की जा रही है। उनको आगे बढ़ने के लिए उनके लिए अलग से स्कूल खोलना चाहिए, अलग से इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहिए, ताकि वो भी अपने स्किल्स को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स है यहाँ पर। फिर इसमें रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई, अप्रोच में क्या है, नेशनल असेसमेंट स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, 3 टियर असेसमेंट किया जाएगा, 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस की बात की गई है, सेल्फ असेसमेंट की बात की गई है, प्रोविजन ऑफ 2 बोर्ड्स एग्जाम ईयर, मतलब साल भर में 2 बोर्ड एग्जाम की बात की गई है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात की गई, मतलब कि समझदारी की, मतलब कि आप जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि भैया अगर सिचुएशन जैसे असर्शन एंड रीजनिंग वाले, आपने भी अपने प्री एग्जाम दिए होंगे, तो इसमें क्वेश्चन आता है ना असर्शन एंड रीजनिंग, तो उसमें आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर आप सोचते हैं कि इसका वजह क्या हो सकता है, तो उस तरह के सवाल आने चाहिए एग्जाम में, ताकि पता चले कि उनका मेंटल गेम भी बहुत अच्छा हो सके स्टूडेंट्स लोग का। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग नास एंड स्लास, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। वो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस में क्या क्या आते हैं, कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट बोर्ड, हमको स्टेट बोर्ड के साथ अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि स्टेट बोर्ड का करिकुलम और नेशनल लेवल के जो करिकुलम है बहुत ही डिफरेंट होते हैं। अगला आता है टीचर ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें खर्च करना पड़ेगा। फिर लास्ट में आता है इक्विटी अक्रॉस दी अर्बन एंड रूरल एरियाज, में अर्बन एरियाज में अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो जाती है स्कीम, लेकिन रूरल एरिया में नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पर कोई वॉच करने वाला नहीं है, तो हमें मॉनिटरिंग की भी सुविधा बहुत अच्छी करनी होगी। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको अपने आंसर्स में लिखने थे। क्लियर? तो यहां पर मैंने इसको भी हिंदी में यहां पर कर दिया है, आप प्लीज इस पॉइंट्स को देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने उसी चीज को यहां पर जो आपका जो परख वाला था उसको मैंने पॉइंट्स में तो बताया ही आपको, पैराग्राफ में आप इसको कैसे लिख सकते थे एक फुल में, ये भी मैंने आपको यहां पर लिख के बताया। क्लियर? तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके एक बार इसको जरूर पढ़िएगा। क्लियर? कि यहां पर क्या लिखा हुआ है और आप कैसे आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, इसी को मैंने यहां पर हिंदी में सेम पैराग्राफ को हिंदी में भी यहां पर आपको दिया हुआ है, तो हिंदी के जो छात्र हिंदी मीडियम से जो एग्जाम देंगे वो भी इसको एक बार देख लें। क्लियर? तो आपको पता चलेगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी तो आपको नंबर भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। नॉलेज है, नॉलेज आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप उस नॉलेज को अच्छी तरह बता नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, तो सामने वाला आपको नंबर नहीं देगा। क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, तो लास्ट में यही कहूंगा कि इस वीडियो को एक बार आप गो थ्रू कीजिए, साथ में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेशन। ओके, और कोई भी अगर डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।